मैंने दर्पण में खुद को गौर से देखा। सफ़ेद शर्ट, काले जूते और सर पर नीट कंघी किए बाल, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। तभी अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई। ओमकार, 12 बज गए हैं रात के, कब जाएगा काम पर? चौकीदार होकर ऐसे आईने में ही डूबे रहोगे, तुम्हारा मालिक तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। ये आवाज मेरी दादी की थी। उनके गुस्से का असर मेरे कानों पर नहीं, बल्कि सीधे दिल पर पड़ा। मैंने झेंपते हुए घड़ी देखी और बिना देर की अपनी यूनिफॉर्म उठाकर पहनने लगा। दादी ने मेरे हाथ में टिफिन थमाते हुए कहा, हर रोज यही कहानी है, जल्दी जल्दी काम निपटाया करो। गार्ड होकर नखरे तो तुम्हारे हीरो जैसे हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे दादी, गुस्सा मत किया करो। और हाँ, दवा टाइम पर ले लेना, सुबह लौटकर तुम्हें डॉक्टर के पास भी ले जाऊंगा। दादी बोली, मेरे घुटनों का दर्द तो अब आदत बन चुका है, तू अपनी चिंता कर। और हाँ, तेरी मंगेतर के लिए पैसे जोड़ना मत भूलना। जब शादी होगी तो क्या उसे ये टूटी फूटी चीजें देंगे? मैंने बस हाँ में सिर हिलाया और बैग लेकर बाहर निकल गया। मैं जिस बंगले में काम करता था वो शहर के बड़े वकील रघुनाथ देशमुख का था। उनकी शानो शौकत देखने लायक थी। बाहर से हर कोई समझता था कि वो बहुत ईमानदार इंसान है, लेकिन बंगले की दीवारों के भीतर का सच कुछ और ही था। रात की ड्यूटी पर मेरा काम सिर्फ दरवाजे पर खड़े रहना था, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो छुपाए नहीं छुपता था। कई बार मैंने देखा कि आधी रात को काले रंग की गाड़ियां आती और उनमें से नकाबपोश लोग उतरते। कुछ ब्रीफकेस बंगले के भीतर जाते और फिर कुछ देर बाद खाली होकर बाहर निकलते। पहली बार तो मैंने सोचा शायद कोई कानूनी काम होगा, लेकिन एक रात मैंने देखा कि उन ब्रीफकेस से नोटों की गड्डियां बिखर रही थीं। मेरा दिल धक धक करने लगा। ये क्या हो रहा है? मैंने खुद से पूछा। लेकिन असली डर तो उस दिन हुआ जब मैंने बंगले की पिछली खिड़की से झांका। अंदर वकील साहब किसी अनजान औरत से धीमी आवाज में कह रहे थे, चिंता मत करो, सबूत मैंने अच्छी तरह छुपा दिए हैं। अगर किसी को भनक भी लगी तो सबसे पहले हमारा चौकीदार फंसेगा। उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो हमारी चाल में कब फंस गया। मेरी रूह कांप गई। ये लोग मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? मैंने अगले दिन पुलिस को सब बताने का सोचा, लेकिन तभी जब मैं ड्यूटी पर पहुंचा तो मेरे सामने वो औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ में फाइल थी। उसने सीधे मेरी ओर देखते हुए कहा, अगर अपनी दादी की जिंदगी प्यारी है तो जुबान बंद रखना। हमें सब पता है कि तू अकेला है और तेरी दादी ही तेरी कमजोरी है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मैं चुप रहूं तो गुनाहगारों की मदद होगी, और अगर बोलूं तो दादी की जान पर बन सकती है। उस रात मैंने फैसला कर लिया, मैं सच सबके सामने लाऊंगा। लेकिन कैसे? रात भर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर रही। दादी का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। उस औरत की बातों ने मेरे मन को झकझोर दिया था। अगर अपनी दादी की जिंदगी प्यारी है तो जुबान बंद रखना। मैं बार बार सोच रहा था, क्या सच में मेरी दादी पर खतरा है या ये सिर्फ डराने की चाल है? सुबह होने से पहले ही मैं उठा और दादी के कमरे में गया। वो गहरी नींद में थी। उनके झुर्रियों भरे चेहरे को देख मुझे और डर लगने लगा। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी और दुश्मनों को पता चल चुका था। अगली रात ड्यूटी पर पहुंचा तो बंगले का माहौल हमेशा से ज्यादा अजीब था। मुख्य दरवाजे पर खड़ा रहते हुए भी मुझे अंदर से आती फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। लगभग आधी रात को फिर वही काले शीशों वाली गाड़ी आई। इस बार 2 आदमी उतरे। दोनों के चेहरे नकाब से ढके हुए थे। उनके हाथ में भारी भारी ब्रीफकेस थे। मैंने नजरें झुकाकर दिखावा किया कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही वो अंदर गए मैंने धीरे से पिछली खिड़की की तरफ कदम बढ़ाए। अंदर रघुनाथ देशमुख किसी से कह रहे थे, पुलिस को भनक नहीं लगनी चाहिए, और अगर किसी ने मुंह खोला तो उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया जाएगा। उनके शब्द सुनकर मेरी सांस अटक गई। तभी अचानक मुझे लगा जैसे किसी की नज़र मुझ पर है। पीछे पलटा तो वही रहस्यमयी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें रात के अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। तुम फिर यहाँ? कितनी बार समझाया है, जहां कहा है वहीं खड़े रहो। अगर अगली बार तुम्हें इधर देखा तो याद रखना, तुम्हारी दादी को सुबह का सूरज देखने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने डर को दिल में दबाकर सिर झुका लिया, लेकिन मन ही मन ठान लिया, अब चाहे जो हो सच सामने लाना ही होगा। अगले दिन मैंने तय किया कि सीधे पुलिस इंस्पेक्टर आदित्य देशमुख, संजोग से उनका उपनाम भी वही था, लेकिन वो रघुनाथ से बिल्कुल अलग थे, ईमानदार
और सख्त अफसर। थाने पहुंचा तो आदित्य इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर बैठे फाइलों में उलझे थे। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, मुझे आपके सामने एक राज रखना है, बहुत बड़ा राज। उन्होंने बिना सिर उठाए जवाब दिया, क्या बात है, साफ साफ बोलो। मैंने धीरे धीरे सारी बातें उन्हें बताई। आधी रात को गाड़ियों का आना, ब्रीफकेस, पैसों का खेल और रघुनाथ देशमुख की बातें। आदित्य इंस्पेक्टर चौंक उठे। क्या तुम जानते हो कि किसके खिलाफ बोल रहे हो? रघुनाथ देशमुख इस शहर के सबसे ताकतवर वकील हैं। अगर तुम्हारी बातें सच साबित हुईं तो ये बड़ा खुलासा होगा, लेकिन अगर झूठ निकली तो तुम्हें जेल से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कांपते हुए कहा, सर, मैं सबूत जुटा कर दूंगा, बस मेरी दादी की सुरक्षा का वादा कीजिए। आदित्य इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, एक गलत कदम तुम्हारी और तुम्हारी दादी की जान ले सकता है। उस दिन के बाद से मेरी ड्यूटी और भी खतरनाक लगने लगी। हर वक्त लगता कोई मुझे देख रहा है। कभी कभी बंगले की दीवारों से अजीब सी परछाइयां गुजरती, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। एक रात तो मुझे साफ दिखा, बंगले के ऊपरी कमरे की खिड़की से वही रहस्यमयी औरत मुझे घूर रही थी। उसके हाथ में कुछ कागज थे। ये औरत आखिर है कौन? वकील साहब की साथी या उससे भी बड़ी कोई? जवाब मेरे पास नहीं था। करीब 2 हफ्ते तक मैं चुपचाप सब सहता रहा। फिर एक रात किस्मत ने मुझे मौका दिया। गाड़ी से उतरे नकाबपोश लोग जल्दी में थे। उनके हाथ से एक फाइल नीचे गिर गई जो सीधे मेरे पास आ गिरी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अंदर चले गए। मैंने कांपते हाथों से फाइल खोली। अंदर कुछ दस्तावेज थे, जाली प्रॉपर्टी पेपर्स, नकली पासपोर्ट और बैंक खातों के नंबर। मेरा दिमाग घूम गया। ये तो साफ तौर पर धोखाधड़ी और तस्करी के सबूत थे। मैंने फाइल तुरंत अपने बैग में छुपाई और अगले दिन आदित्य इंस्पेक्टर को देने का निश्चय किया। लेकिन किस्मत इतनी आसान कहाँ थी। सुबह होते ही बंगले में हड़कंप मच गया। सब लोग उस फाइल को खोजने में लगे थे। वकील साहब गुस्से से चिल्ला रहे थे, अगर वो फाइल किसी के हाथ लग गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस चौकीदार पर नजर रखो। मेरे पसीने छूट गए। अब साफ था कि अगला निशाना मैं ही हूं। उस शाम जब मैं घर पहुंचा तो देखा दादी दरवाजे पर बैठी हैं, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। ओमकार, दिन भर अजीब से लोग घर के बाहर मंडराते रहे, कौन थे वो? मैंने घबराकर दादी को अंदर किया और दरवाज़ा बंद किया। अब खतरा सिर्फ मेरे सर पर नहीं था, दादी भी उनकी नज़रों में आ चुकी थीं। रात को मैंने फाइल लेकर थाने पहुंचने का फैसला किया। दादी से झूठ बोला कि थोड़ी देर में लौट आऊंगा। बैग में फाइल रखी और जैसे ही गली से निकला, एक काली गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। 4 नकाबपोश लोग उतरे और मुझे घेर लिया। उनमें से एक ने खौफनाक आवाज में कहा, बहुत हो गया तमाशा, फाइल हमारे हवाले कर दे, वरना। मैं कुछ कह पाता उससे पहले मेरे सिर पर जोरदार चोट लगी और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया तो मैंने खुद को बंगले के अंदर एक अंधेरे कमरे में पाया। हाथ पांव रस्सियों से बंधे थे। सामने कुर्सी पर वकील रघुनाथ देशमुख बैठे थे और पास में वही रहस्यमयी औरत खड़ी थी। रघुनाथ ठहाका मारते हुए बोला, सोचा था हमें बेवकूफ बना लेगा, चौकीदार होकर चालाकी दिखाता है। अब देखना, तुझे और तेरी दादी को हमेशा के लिए कैसे चुप कराते हैं। मेरे रगों में खून जम गया। मैंने छटपटाते हुए कहा, मेरी दादी का इससे कोई लेना देना नहीं है, उन्हें छोड़ दो। वो औरत मुस्कुराई और बोली, तेरी कमजोरी वही है और हमें उसे इस्तेमाल करना आता है। इसी बीच अचानक कमरे का दरवाजा टूटा और पुलिस इंस्पेक्टर आदित्य अपने दस्ते के साथ अंदर घुसे। हाथ ऊपर, खेल खत्म रघुनाथ देशमुख। मैं दंग रह गया। आदित्य सीधे अंदर कैसे पहुंचे? उन्होंने मुझे रस्सियों से आजाद करते हुए कहा, तुम्हारे बताए सबूत हमारे पास पहले ही पहुंच चुके थे। कल रात तुम्हारी गली में जो लोग मंडरा रहे थे वे हमारे मुखबिर थे। हमने तुम्हें जानबूझकर अकेला छोड़ा ताकि अपराधी अपनी चाल दिखा दे, और देखो, ये खुद फंस गए। रघुनाथ और उसकी साथी औरत को हथकड़ियां लगा दी गईं। पुलिस जब उन्हें ले जा रही थी तब उस औरत ने मेरी तरफ देखा और रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराई। ये तो बस शुरुआत है ओमकार, असली खेल अभी बाकी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो सब कुछ खत्म नहीं हुआ हो। मेरे दिल में 1000 सवाल उठे। ये औरत कौन है? क्या सिर्फ रघुनाथ की साथी या उससे भी बड़ी कोई खिलाड़ी? क्या सच में मामला सिर्फ धोखाधड़ी का है या इसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा है? मैंने दादी को गले लगाया, लेकिन मेरे मन में एक ही ख्याल था, अब मुझे पीछे नहीं हटना। इस साये का सच पूरी तरह उजागर करना ही होगा। पुलिस जीप में बैठाकर रघुनाथ देशमुख और वो रहस्यमयी औरत को ले जाया जा रहा था
तब भी मेरे कानों में औरत की आखिरी बात गूंज रही थी, ये तो बस शुरुआत है ओमकार, असली खेल अभी बाकी है। उसकी आंखों की चमक मेरे मन में अजीब सा डर और सवाल छोड़ गई थी। अगले दिन अखबार की सुर्खियां चिल्ला रही थी, शहर के मशहूर वकील की काली करतूतें बेनकाब, नकली पासपोर्ट और हवाला कारोबार का पर्दाफाश। लोग मुझे बधाई देने लगे, मोहल्ले में सब कहते, देखा हमारे हीरो ओमकार ने सब सच उजागर किया। पर मेरे मन में चैन नहीं था, क्योंकि मुझे यकीन था कि असली दिमाग उस औरत का है, रघुनाथ तो बस मोहरा था। एक रात मैं घर लौटा तो दरवाजे पर एक लिफाफा रखा मिला। खोला तो उसमें बस एक ही लाइन लिखी थी, तेरी दादी हमारे कब्जे में है, अगर उन्हें जिंदा देखना चाहता है तो चुपचाप पुराने कारखाने में आ जा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में गया तो सचमुच दादी गायब थी। मेरे गुस्से और डर का ठिकाना नहीं रहा। मैंने तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर आदित्य को फोन लगाया, लेकिन फोन पर दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, अगर पुलिस को खबर दी तो तुम्हारी दादी की लाश मिलेगी। मैंने दांत भींचकर फोन काट दिया। रात के अंधेरे में मैं अकेला उस पुराने वीरान कारखाने की तरफ निकल पड़ा। जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और अंदर पसरा सन्नाटा, मानो खुद कोई डरावना साया मुझे निगल जाएगा। अंदर कदम रखा तो सबसे पहले दादी की हल्की सी कराह सुनाई दी। दादी, मैंने आवाज लगाई। तभी अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। वही औरत धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आई। काले कपड़ों में, उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। आखिरकार आ ही गए ओमकार। तुम्हें हमेशा से जानना था कि मैं कौन हूं, है ना? तो सुनो। उसने नकाब हटाया। मैं सन्न रह गया। वो कोई अनजान नहीं थी, बल्कि मेरे पिता की पुरानी सहयोगी रीना थी, जिसके बारे में मुझे दादी ने कभी कभार जिक्र किया था। मैं हकला कर बोला, तुम यहाँ? मेरे पिता तो सालों पहले गुजर चुके हैं। रीना ठहाका मारकर हंसी। तेरे पिता ईमानदार थे, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाना पड़ा। और तू तो उन्हीं के औलाद है, इसलिए मेरी राह का कांटा बन गया। रघुनाथ मेरे लिए काम करता था, असली दिमाग मैं ही हूं। मेरी रगों में खून खौल उठा। रीना ने इशारा किया और नकाबपोश गुंडे दादी को पकड़कर मेरे सामने ले आए। देख, अगर सच में हीरो बनना है तो बचा ले अपनी दादी को, लेकिन बदले में फाइल में जो सबूत है वो मुझे दे दे। मैंने जेब से पेन ड्राइव निकाली, जिसमें सारे दस्तावेज स्कैन कर रखे थे, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने चाल चल दी थी। उस पेन ड्राइव में असली फाइल नहीं, बल्कि एक वायरस प्रोग्राम डाला था, जो कंप्यूटर में डालते ही सब कुछ मिटा देगा। जैसे ही रीना ने पेन ड्राइव ली, मैंने गुंडों पर टूटकर हमला कर दिया। मुक्के और लातों से मैंने दो को नीचे गिरा दिया। रीना ने गुस्से में पिस्तौल तान दी। रुक जा, वरना तेरी दादी यहीं ढेर हो जाएगी। मैं जड़ हो गया। तभी अचानक दरवाजा टूटा और पुलिस इंस्पेक्टर आदित्य अपनी टीम के साथ अंदर घुस आए। हथियार नीचे डालो रीना। रीना ने चीखते हुए गोली चलाई, लेकिन आदित्य ने तुरंत जवाबी फायरिंग की। गोली रीना के हाथ में लगी। तब तक सामने वाला गिनते ही था कि दादी जैसे ही हमला करे, मैं भी इस रेसेंट पर निशाना लगा दूंगा। दादी ने एकदम से झपटा और रेसेंट के हाथ से पिस्तौल गिराने की कोशिश की। उसी फायदे का मैंने लाभ उठाया और मैंने पीछे से गन चला दी, ताकि किसी को भी हानि ना पहुंचे। वो गन किसी को लगी तो नहीं, लेकिन उस व्यक्ति की सारी कमान अपने आप डाउन हो चुकी थी। गुंडों को पुलिस ने काबू में कर लिया। रीना जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में अब भी नफरत जल रही थी। वो कराहते हुए बोली, ओमकार, तूने मेरे खेल को अधूरा छोड़ दिया, लेकिन याद रख, मेरे जैसे और भी हैं, साए कभी खत्म नहीं होते। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। मेरे सीने से बोझ हट गया। दादी मेरे गले लग गई। बेटा, तूने अपने पिता का नाम रोशन कर दिया। तेरा साहस देखकर मुझे यकीन हो गया कि साए चाहे कितने भी गहरे हों, सच की रोशनी उन्हें मिटा ही देती है। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां फिर गूंज रही थीं। बड़े गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने पकड़ी अंतर्राष्ट्रीय तस्करी की मास्टरमाइंड। लोग मुझे नायक की तरह देखने लगे, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी दादी की मुस्कान और पिता की ईमानदारी को जिंदा रखना। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर आदित्य से हाथ मिलाया और कहा, साहे शायद कभी खत्म न हो, लेकिन अगर हम सच का साथ दें तो रोशनी हमेशा जीतती है। आदित्य मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे जैसे लोग ही इस समाज की असली ताकत हैं ओमकार। उस रात जब मैं दादी के साथ घर लौटा तो मन में सुकून था। हाँ, ये सच था कि दुनिया में साए हमेशा रहेंगे, पर अब मुझे डर नहीं था, क्योंकि मैंने देख लिया था कि सच की रोशनी कितनी भी गहरी अंधेरी को मात दे सकती है।